Hello everyone, I am Nandini, your political science expert. How are you guys doing? I hope you are fit, fine and healthy. I am good too. Okay, so we have started the chapter of end of bipolarity, which is chapter 2. Chapter 3 is deleted and a lot of it has been added in chapter 2, right? You must have seen the syllabus, and if not, I'll just tell you about it. Some new topics such as Arab Spring, Gulf War, Middle East crisis, Afghanistan has been added, and we'll keep on doing it. Also the sample paper has been released yesterday only, and I'll get back to what has been new to that. But most importantly, we should read and you should just follow up whatever I say. Whatever I say is important, you should just keep it in mind, right? Everything I teach on board is important. You should just have a backup also of a follow up of whatever I teach, because I won't take up any nonsense topics and just focus on what is there in syllabus and what is there in your NCERT particularly, right? So let us begin. Okay, so I was telling in my last session about these two people. I'll just give you a review, like फटाफट बताती हूँ क्या हुआ, जिससे तुम्हें एक बार ना आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है? ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा तुम्हारे माइंड में. चलो लेट अस बिगिन. क्या था, जो मिखाइल गोर्बाचेव था ना, ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने बताया था. ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985. ये ईयर याद रखना, ठीक है? ही बिकेम कम्युनिस्ट पार्टी का जनसेक बना था. ये कम्युनिस्ट पार्टी किसने फॉर्म की थी? द मैन्स नेम वाज, लेट मी राइट इट हियर, व्लादिमीर लेनिन. ठीक है, ये नेम इंपॉर्टेंट है. ये कम्युनिस्ट पार्टी इसने फॉर्म की थी. तो क्या हुआ था, जनरल सेक्रेटरी, यही हम इसी जनरल सेक्रेटरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और किसी जनसेक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, सो दिस नेम बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट ही बॉट अप द कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, इसका ना कार्ल मार्क्स जैसा ओपिनियन था कि यार किसी वर्कर्स को, वो कम्युनिज्म सपोर्ट करता था. वो चाहता था कि कोई वर्कर भूखा ना सोए, और लैंडलॉर्ड, और जो ये ज़मींदार तो लैंडलॉर्ड हुआ, और जो ये ठेकेदार है ना, पैसा इनके पास ना जाए. ये सिर्फ ओन ही तो करते हैं, काम तो वर्कर्स करते हैं, पैसा तो वर्कर्स के हाथ में जाए, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. समझ रहे हो? ठीक है, अब ये जनरल सेक्रेटरी था. एक क्लैरिटी ला रही हूँ, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन मत रखना किसी चीज़ की. रिफॉर्म्स एट पार विद द वेस्ट. ये पता क्या चाहता था? ये कभी ये नहीं कहता था कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो यार ये नहीं चाहता था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो. ये चाहता था यूएसएसआर एक ही रहे, बट एक तो रहे, बट वो डेमोक्रेटिक बन जाए. वो चाहता था डेमोक्रेसी इज बेटर. ही वांटेड टू ब्रिंग यूएसएसआर एट पार विद वेस्ट. वेस्ट वाज यूएस. ठीक है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे यूएस की कंट्रीज थी. वही ये चाहता था यार कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि यूएसएसआर कम्युनिज्म की वजह से पीछे रह जाए, बट ये डिसइंटीग्रेशन भी नहीं चाहता था. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसने ना, पता है आप लोग को एक बात बता दी, उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थे. किसी को पता नहीं था ऐसा होने वाला है. ठीक है, नॉट एंटिसिपेटेड. इसके एक्शंस को नहीं पता था कि यार आगे क्या होगा जो ये एक्शंस ले रहा है. आप समझ रहे हो? देखो, स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट. जो ईस्टर्न यूरोप, मैंने आपको मैप दिखाया था ना, जो यहाँ की कंट्रीज थी ना, वो सारी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी. देखो, यहाँ की एस्टोनिया वगैरह कंट्रीज थी, कुछ बाल्टिक कंट्रीज भी थी, मैंने दिखाया था. यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी. ये था मेन रशिया जो अब बन गया है. ठीक है, ये कह रहे हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, बहुत ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट. वो ये लोग ना प्रोटेस्ट करने लगे थे अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट. अब पता है क्या थी? ये थी रिच कंट्रीज. ये लोग डेमोक्रेसी, ये लोग सेपरेट होना चाहते थे. ये लोग कम्युनिज्म नहीं चाहते थे. ठीक है, तो इसने क्या किया? इतने प्रोटेस्ट हो रहे ना, इसने इंटरवीन नहीं किया. इसने पूछना भी नहीं चाहा कि क्या हो रहा है, ये लड़ाई को रुकवा दो, प्रोटेस्ट को रुकवा दो. उसने ध्यान ही नहीं दिया. अब मैं आपको, अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इतना वो क्यों कर रही थी, मतलब इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों कर रही थी? डेमोक्रेसी तो लाना चाहता था. अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ. तो हुआ ये, इसलिए पता है क्या, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आया जो पता है कि रिफॉर्म्स, मैं बता दूँ कैसे रिफॉर्म्स लेके आया. ये जो रिफॉर्म्स लेके आया ना, देखो कम्युनिस्ट लीडर्स तो अपोज करते ही थे. जो अच्छे लोग थे ना, मतलब जो कि डेमोक्रेसी भी चाहते थे ना, उन्हें पता है क्या लगता था? इसके रिफॉर्म्स ना बहुत स्लो है, वर्क नहीं कर रहा है. आइडियोलॉजी अच्छी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता है, बट ही इजंट वर्किंग फॉर इट. ठीक है, एक ये था. और जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो कहते थे कि नहीं, ये तो
अगेंस्ट कम्युनिज्म जा रहा है, जो कम्युनिस्ट के हार्ड लाइनर्स थे वो लोग कहते थे कि ये अगेंस्ट जा रहा है, तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल ही नहीं पाया, ही हैड टू रिजाइन। क्योंकि जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स थे ना वो कोलैप्स होते हैं, वो कोलैप्स मतलब क्या होता है, गिरे जा रहे थे मतलब कि सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहे थे, उनमें यूनिटी ही नहीं रह रही थी, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, ही हैड टू रिजाइन। अब ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब ये बोरिस येल्टसिन कैसे पिक्चर में आया, ये बात भी तो है ना। The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, जो ये कंट्रीज थी ना, जो इनको ईस्टर्न कंट्रीज इसलिए बोलते हैं कि यूरोप साइड थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टच करती थी। फिर क्या हुआ, ये रिच थी, ये बहुत पुअर थी। इसमें पता है कौन कौन आते थे, टर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 कंट्रीज हैं ये। क्या हुआ, और ये मेन रशिया था। अब एक बात सुनो ना, ईयू और ब्रिटेन का बंटवारा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों छोड़ा ब्रिटेन ने ईयू को क्यों छोड़ा, यूरोपियन यूनियन को। अच्छा, पेरिस क्लाइमेट क्यों छोड़ा, पेरिस क्लाइमेट जो समिट था उससे बैक ऑफ क्यों किया यूएसए ने, बताया आपको। क्योंकि ये लोग इतनी रिच कंट्रीज हैं, इन्हें लगता है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को इतना पैसा दे रहे हैं, हमें इन रिटर्न कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, और कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो इतनी रिच नहीं है। तो सेम ही यहाँ पर हुआ, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी ना, इतने पैसे वाली थी ये लोग ना, और वहाँ जाके देखती थी कि वो तो इतने डेवलप्ड है, हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये कंट्रीज और हटना चाहती थी, दे वांटेड टू फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ यूएस। वेयर एज जो गरीब है, ये कजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, यार ये पुअर कंट्रीज हैं, इनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। दे वांटेड कि हम साथ में ही रहें, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग हो जाएं, ठीक है। तो बस सारी बात इसने देखो यही बोली है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोलते थे, डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर अगर मैप देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि रिच कंट्रीज हैं ये वाली, दीज आर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है इसको। तो क्या हुआ था 1991 दिसंबर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन, रशिया, यूक्रेन, ये तीनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। येल्टसिन इज ये बोरिस येल्टसिन की बात हो रही है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। देखा जाए तो ये यूक्रेन और बेलारूस इज हियर। 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। देखो इन्होंने क्या किया, ये मेजर कंट्रीज थी, ठीक है, बड़ी थी, मतलब बड़ा पार्ट ले लिया था इन्होंने क्या किया, भाई हम तो डिसबैंडेड है, डिसबैंड मतलब सोवियत यूनियन डिसबैंडेड है, हम लोग एक पार्ट नहीं है, यूएसएसआर जो 15 कंट्रीज का है, हम एक नहीं है, हम कम्युनिज्म फॉलो नहीं करेंगे, देयर इज नो सच थिंग एज कम्युनिस्ट पार्टी। इन लोगों ने आउटराइटली डिक्लेयर कर दी थी ये बात, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी ही बैन कर दी, ठीक है। कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। देखो कैपिटल वही ना, उसने यूएस वाली आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली थी, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली थी। कूप, अच्छा ठीक है, कूप पता है क्या होता है, कोई फॉर इंस्टेंस बहुत पावरफुल लोग या पावरफुल मिलिट्री अलायंस कोई आ जाए और वो गवर्नमेंट, आज मोदी के पास कोई आ जाए कि आज से मोदी कुछ नहीं है, जो हूँ मैं हूँ, आप समझ रहे हो। तो बस कूप यही होता है, किसी चीज़ को, किसी गवर्नमेंट को जो पावर में है उसको ओवरथ्रो कर देना, इज द कूप। कूप आया एक 1991 में बाय कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स। अब यार देखो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स पता है कौन थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसी के लोग। आज कह दो कि आज करप्शन वो होने वाला है, करप्शन की सब खत्म होएगा, ब्लैक मनी सब हटा दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिशियंस के पास ही ब्लैक मनी होगा, हाँ कि ना। ऑफ कोर्स वो लोग ही सबसे ज़्यादा करप्ट होंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि कम्युनिस्ट हार्डलाइनर जो कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे, यार सारे प्रिविलेजेस ही इनके पास थे, कभी भी जाके खर्च सकते थे, लोग टैक्सेस देते थे, उन टैक्सेस का क्या हो रहा है हमें क्या पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं था, अकाउंटेबल ही नहीं थी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिस्ट हार्डलाइनर से बहुत एक कूप ले आए कि 1991 में ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो बोरिस येल्टसिन इसने एक पॉपुलर इलेक्शन विन किया पहले, ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो सेंटर, तो क्या था, जो पावर सारी सेंटर में थी ना, मतलब सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी में, अब वो रिपब्लिक्स में बंटने लगी। अब रिपब्लिक्स क्या हुई, जो ये छोटी कंट्रीज है सब में बंटने लग गई, ठीक है। स्पेशली मोर इन द यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। यहाँ पे लोगों के पास बहुत पावर आई थी, रिच कंट्रीज थी, ठीक है। यूरोपियनाइज्ड कंट्री पार्ट तो यही हुआ ना, विच सॉ देमसेल्व्स एज द सोवरेन स्टेट्स।
ये लोग तो सोवरेन स्टेट्स देखते थे, अलग स्टेट्स देखते थे, ये लोग तो क्योंकि लोग चाहते थे हम रिच है, हम लोग अलग जाए, वो आइडियोलॉजी फॉलो करें, इनके साथ तो नहीं रहना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो? ठीक है, बस एक ये ब्रीफ था। चलो मूविंग ऑन। मैंने बताया था, अब पता क्या हुआ क्या था कि कॉमनवेल्थ ऑफ CIS, तो देखो CIS इज़ अ बिग टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एक अलग से भी। मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि इसमें रेफरेंस आया है CIS का। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट। जो CIS पहले तो फॉलो निकाला किसने था? CIS के फाउंडिंग मेंबर्स बताओ जल्दी से, पता है कौन थे? जो मैंने अभी बताया, रशिया, बेलारूस एंड जल्दी बताओ यूक्रेन। ठीक है, देखा जाए रशिया बीच में था और बेलारूस और यूक्रेन यहाँ पे थे। ठीक है, जो यूरोपनाइज्ड पार्ट था, ईस्ट यूरोपनाइज्ड पार्ट। तो क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द फॉर्मेशन ऑफ, इसकी बात हो रही है, एक्सक्लूजन ऑफ द रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट वाज क्विकली रिजॉल्व्ड बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स। अब क्या हुआ था, जो ये रिपब्लिक ये थे ना, ये जो पहले तो ये तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है, 3 हो गए ना, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, बाकी बचे 12। अब ये क्या किया, इनको निकाला तो इन्होंने था, अब ये लोग बाहर निकल गए थे USSR से। अब ना इनको इंक्लूड करने के लिए कि ये एक्सक्लूडेड फील ना करे, इनको ही बोल देता कि तुम भी फाउंडिंग मेंबर्स हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से थे देखो, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज थी ना 15, टोटल 15 हो गई ना। अगर आप आज जाके देखो तो बेलारूस में इसका वो है, हेडक्वार्टर्स है CIS का। तो इनिशियली फाउंडिंग मेंबर्स ये थे, बट लेटर ऑन फाउंडिंग मेंबर्स पता है किन्हें बना दिया था CIS के? जो ये 12 लेफ्ट आउट थे। ठीक है, क्योंकि मेन तो रशिया यूक्रेन, ये लोग तो काफ़ी बड़े थे ना, ये लोग जो बाकी 12 थे वो इतने बड़े बड़े नहीं थे। ठीक है, समझ रहे हो? इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ओल्ड सोवियत यूनियन डेड। अब क्या हुआ देखो, डिसइंटीग्रेट हो गया था। पहले बर्लिन वॉल टूटी थी 1989 में, 1991 में क्या हुआ, ये सब रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ने वो कर दिया कि हम लोग तो भाई अलग हैं। अच्छा, तो उसने बोला कि अगर सिंस अलग हैं हम, ठीक है, 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया ना, इन तीनों ने अपना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बना लिया, तो मेजर पार्ट पता है किसके पास गया? रशिया के पास। रशिया ने सब चीज़ें डोमिनेट करी थी। रशिया सक्सेसर भी था, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। रशिया वाज द सक्सेसर ऑफ USSR। जो देखो, आपको पता है USSR इतनी सारी ट्रीटीज़ में था, मतलब UN ट्रीटीज़ की बात कर लो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात कर लो, आर्म्स रेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सब रशिया ने अडॉप्ट कर लिया था। तभी तो आज रशिया देखो कितना पावरफुल है। किसी चीज़ की भी बात करो, रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर। ठीक है, मैंने ये बताया ना, सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इज USSR। USSR की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ Soviet Socialist Republic. It inherited the Soviet seat in the UN. मैंने बताया, UNSC, United Nations Security Council. Russia accepted all the international treaties, मैंने अभी बताया है, and commitments of the Soviet Union. जो भी commitments थे वो सब रशिया ने अडॉप्ट कर लेते। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space. स्पेस रेस किसने आगे लेके गया था? रशिया। यही तो बात कर रहे हैं ये लोग। एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स विद US। अब US के साथ जो उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी, ऐसी कुछ ट्रीटीज और साइन हुई थी जो रशिया ने टेक ओवर करी थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों? तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा, ऐसा क्या हुआ? अभी तो हम कह रहे थे USSR इज वन ऑफ द 2 सुपर ब्लॉक्स, और ऐसा क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन तक बात आने लग गई? ठीक है, कुछ रीजंस थे। देखो, एवरीथिंग इज नॉट केक वॉक। जो हम सुन रहे हैं सब कुछ फ्लावरी नहीं है, सब कुछ रोजेज नहीं है। इट्स नॉट अ रोज बेड इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें अंदर उसकी इंटरनल वीकनेस थी, पता है। देखो, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। सोवियत पॉलिटिकल पता है ना, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे कि 1 पार्टी सिस्टम, पता ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वेजेस जाती जा रही हैं, रेड आर्मी लड़ रही है, कोई रीज़न ही नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स पे सब कुछ स्पेंड कर चुके हैं, खाना भी नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इतने हार्ड टाइम्स देखने को मिल गए थे इसको, विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। भाई लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते यार, डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तुम्हें खाना, कपड़े
और ये घर मिल रहा है, इसका मतलब तुम चुप करके बैठो, ऐसा तो नहीं होने वाला था ना। वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। कोलैप्स हो गया था एक टाइम, कितना टाइम तक चलता, लोगों को समझ आ गया था यार। अच्छा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात कर रहे थे ना। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पता है क्या होता है? डल या स्लगिश। स्लगिश मतलब कि नीचे जाती हुई, इनएक्टिव, बढ़ नहीं रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, इनएक्टिव, इसको बोलते थे स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन हो गई थी इकोनॉमिक, पैसा आ नहीं रहा था, पैसा जा ही रहा था। न्यूक्लियर वेपन्स में इतने पैसे खर्च लिए थे इन लोगों ने, इतने पैसे कि नहीं बचा था वही पैसा। टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस, मैंने बताया ना इम्पोर्ट ऑफ फूड हुआ था, पिछले वीडियो में भी बताया है। देखो, लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगैन टू डाउट, लोगों ने डाउट करना शुरू कर दिया था, नॉट डन, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने की हैं कि कम्युनिज्म अच्छा होता है, सबको इक्वालिटी मिलती है। प्राइवेट लैंड नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, लैंड और प्रोडक्टिव एसेट सब गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। आज हम अपनी एक दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। तो यार सारा तो ये लोग समझ चुके थे, ये सोचे थे सिर्फ हमारा एक बुद्धू बनाया जा रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है। अच्छा ठीक है, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? पहली बात तो रीजंस तो देखो हमने पढ़े, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या हुआ क्या? वाई स्टैग्नेशन एंड वीक इकोनॉमी। स्टैग्नेशन हुआ कैसे? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, इतनी पावरफुल कंट्री थी यूएसएसआर, 15 और कंट्री थी, रशिया इस टाइम पे देखो कितना बड़ा है, पूरे अर्थ को कवर कर लेता है रशिया देखा जाए तो यार ऐसे स्टैग्नेशन हुआ कैसे और वीक इकोनॉमी बनी कैसे? अच्छा ठीक है, देखो, मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर, मैंने बताया था ना न्यूक्लियर एंड मिलिट्री में बहुत पैसा खर्चते थे, आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। द फाइव सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपको बताया था ना, टर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और कौन से थे, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 थे, ठीक है, ये सेंट्रल रिपब्लिक्स थे विद इन द सोवियत सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये नाम लिखे हुए हैं इसके। इसका कहने का मतलब पता है क्या है? इसका कहने का मतलब है सैटेलाइट स्टेट्स ये है, ये जो ईस्टर्न यूरोप में ये सब यहाँ पे, इसका कहना ये है कि सारी रिसोर्सेज तो इन्हीं को बनाने में लग गई थी, इन्हीं को मेंटेन करने में लग गई थी। इसका कहने का मतलब पता है क्या है? कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इनके ऊपर खराब कर रहे थे। ये इतनी पुअर कंट्रीज थी, ये दे कुछ नहीं रही थी, सिर्फ ले ही रही थी। इसका कहने का मतलब ये है, दिस लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, एक इकोनॉमिक बर्डन बन गया था टू कोप विद। यार इतनी सारी कंट्रीज को मेंटेन करना आसान बात नहीं थी उस टाइम। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। पता है क्या था? जो ये देखो फॉर इंस्टेंस ये सेंट्रल एशियन कंट्री रिपब्लिक्स है ना ये जैसे, तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन थी ना, इनकी दीवार लगी हुई थी ना, यहाँ वेस्ट था, यहाँ वेस्ट, तो यार ये कभी यहाँ चले जाते थे ना, पता ये देखते थे कि यार यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, इकोनॉमिक एडवांस, मतलब कि वहाँ पे लोग अच्छा कमा रहे हैं, रह रहे हैं, सबको डेमोक्रेसी है, कोई कितना पैसा भी कमा सकता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो लोग यार ये लोग ना थोड़ा सा बैड फील करने लग गए थे, इन्फीरियर फील करने लग गए थे। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। डिस्पैरिटीज तो वो महसूस करेंगे, हमारी कंट्री कम्युनिज्म फॉलो करती है, बहुत अलग पॉलिसीज हैं उन कंट्रीज से, ठीक है। एंड द सिस्टम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट सोवियत सिस्टम वाज बेटर, बहुत टाइम से इनको यही बताया जा रहा था कि नहीं कम्युनिज्म बेस्ट है, हमारी कंट्री बेस्ट है, ठीक है। कंट्रीज को ना स्टेट भी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक बार कंफ्यूज मत होना। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। मतलब पॉलिटिकल शॉक तो यही था कि नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, बहुत टाइम बाद उनको भी लगा था कि यार ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, गलत कर रहा है हमारे साथ, थोड़े लोग पागल से ही हो गए थे, ठीक है। अनअकाउंटेबिलिटी मैंने बताया था, ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड, उनको स्टाइफलिंग मैंने बताया था ना, स्टाइफलिंग क्या होता है? स्टाइफलिंग वो होती है जो सफोकेट करती है एकदम, मतलब स्ट्रैंगुलेशन, मतलब ऐसे गला घोटने वाला, ठीक है। वो एलिनेटेड मतलब उन्हें बाहर निकालता है, क्या उन्हें गवर्नमेंट, यार वो तुम पूछ रहे हो हमारे टैक्सेस गए कहाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई कम्युनिस्ट पार्टी के पास आई, कोई बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं है ना, वो अनअकाउंटेबल है, वो तुम्हें जवाब दे ना दे उनके लिए तो एक बराबर, तो क्यों दे, क्यों टाइम खराब करे तुम्हारे ऊपर। दिस वाज कम्युनिज्म। वो लोग बहुत परेशान आ गए थे लोग इनसे। देखो स्टाइफलिंग मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा काम चल रहा था कि लोग सफोकेट फील करने लग गए थे। रैम्पेंट करप्शन इतनी ज़्यादा थी, मतलब ब्लैक मनी और क्या, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड,
उनको वो अपने मिस्टेक का भी रियलाइज ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको किसी को जवाब थोड़ी देना था. अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट. वन पार्टी, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है. आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो सकती है, इनके टाइम पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता था. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्या, हुआ क्यों, डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों, इंटीग्रेशन देखा जाए तो हुआ क्यों. हम और मतलब हुआ क्यों, मतलब रीजंस क्या थे, ये हम रीजंस पढ़ रहे हैं. अनअकाउंटेबिलिटी एक सब हेडिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वर्स स्टिल द पार्टी, देखो ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कितनी बेकार बात है. एक ही वो है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी. इतनी बड़ी कंट्री है, एक पार्टी कैसे सबको हैंडल कर लेगी. तो ये लोग कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, उनको ठीक नहीं लगी थी ये बात. वर्स स्टिल द पार्टी बिकेम ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड एंड द प्रिविलेजेस. मैंने बताया था ना, जैसे हमारी कंट्री में पॉलिटिशियंस के पास जैसे प्रिविलेज हो, सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ था. पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स जो थे उन्हें ही सारा प्रिविलेजेस मिलते थे than ordinary citizens. ठीक है, people did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. Government तो popular backing lost करेगी ही, वो lose करेगी. क्यों करेगी? Because लोग ऐसे पार्टी को थोड़ी सपोर्ट करने वाले हैं जहां उन्हें वही नहीं मिला जो वो लोग चाहते हैं. Gorbachev promised to reform, ये हम पढ़ चुके, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. उसने ये बोला था कि मैं ऐसे करता हूँ कि ना वो मैं सब काम करूँगा, हम लोग एट पार चले जाएंगे. बट गॉर्बाचेव की कहानी मैंने बताई ना क्या हुई थी, एट द लास्ट वो भी नहीं काम आया था. वाई सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गॉर्बाचेव एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड दिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट. गॉर्बाचेव को पता था डेमोक्रेसी तो लानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, यूएसएसआर डूब जाएगा, खाना भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कैसे चलेगा ये सब काम. ठीक है, तो गॉर्बाचेव को तो सारी प्रॉब्लम पता थी, वो फेल क्यों हो गया, व्हाई डिड ही फेल. मैंने बताया ना तुम्हें वो क्यों फेल हो गया था. चलो ठीक है, पढ़ते हैं इसको. Gorbachev carried out his reforms and loosened the system. He set in motion forces and expectations that few could have predicted. मैंने यही बताया ना, जो वो रिफॉर्म्स ला रहा था ना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना उनको पता था, ना उनको पता था, किसी को भी नहीं पता था. ठीक है, तो यही हुआ, इम्पॉसिबल एंड बिकेम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल. जो वो रिफॉर्म्स लाने वाला था ना, किसी को पता ही नहीं था वो क्या और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था. देखते हैं कैसे. देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी व्हिच फेल्ट दैट गॉर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर. कौन कहता था जल्दी जल्दी लोग काम करना चाहिए? जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे, ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है, फिर एंड वो डिसअपॉइंटेड फील करते थे कि गॉर्बाचेव रिफॉर्म सिर्फ कहने के लिए ला रहा है. ही शुड हैव मूव वेरी फास्ट. वो बहुत स्लो है, रिफॉर्म्स ऐसे नहीं आएंगे. और वो इम्पेशेंट हो गए थे उसके मेथड्स के साथ. दे थॉट कि दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट इन द वे दे होप्ड, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली. ठीक है, बहुत हल्के काम कर रहे थे. अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. एक बात सुनो ना, बीजेपी के मेंबर्स आज क्या कहेंगे? हाँ और पार्टी को आने तो ऑफकोर्स नहीं कहेंगे ना. तो जो हार्ड लाइनर्स, जो फॉलोअर्स कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो यही तो कहते थे कि नहीं इनको नहीं लाना है. वो लोग तो इसको अपोज ही करते थे, डेमोक्रेसी नहीं लानी है, हमारा रूल है, सिर्फ हम भगवान है. हुई थी ना पिछले सेशन में इस बारे में बात. एंड दोज हु सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्यू. बिल्कुल ऑपोजिट व्यू था उनका तो, दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग. हटेंगी ना यार, कम्युनिस्ट पार्टी हट जाएगी तो उनके पास तो इरोड होंगी. गॉर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली. ये कह रहे हैं बहुत स्लो है भाई, ये तो कोई रिफॉर्म ला ही नहीं रहा. ये कह रहे हैं बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि दोनों को कुछ और चाहिए था ना, तो उनकी माइंडसेट भी वैसे बन गए थे. दिस वाज कॉल्ड टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर पता क्या होता है ना, जो रस्सी से ऐसे खींचते, तो उनको ये टग ऑफ वॉर लगने लग गया. वो कह रहे जल्दी चलो, वो कह रहे हल्के चलो, जल्दी चलो हल्के. तो यार ये जो फाइट होने लगी ना, इसे टग ऑफ वॉर कह दिया. ये अपने एग्जाम में लिख देना. गॉर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन. ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनको लग रहा था बहुत जल्दी भाई डेमोक्रेसी आने वाली है. ये लोग सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इन्हें लग रहा था डेमोक्रेसी आने नहीं वाली, सिर्फ बातें बना रहे हैं, बहुत स्लो है, ये कुछ नहीं करने वाला. ठीक है, ही लॉस्ट सपोर्ट एंड इवन दोज हु वर विद हिम बिकेम डिसइल्यूजनाइज्ड. उनको लगा यार हमारा तो पागल बन रहा है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है. वो एक इल्यूजन हो, मतलब डिसइल्यूजनाइज्ड मतलब कि उन्हें भी लगने लगा कि हाँ सच में हमारा पागल ही बना रहा है. एज दे फेल्ट दे डिड नॉट एक्यूरेटली डिफेंड हिज पॉलिसीज. जो इसकी पॉलिसीज थी वो लिव अप टू नहीं करा था, उनका कहना ये था. Right after this,
लेट अस मूव ऑन एंड रीड सम मोर कॉन्सिक्वेंसेज। पता है क्या हुआ कि देखो एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ 1991 में, इसके बाद क्या हो सकता था? देखो या तो भाई देखो यूएसएसआर तो अब एक डोमिनेंट पावर नहीं रहा, अलग अलग कंट्रीज हो गई, इतना पावरफुल वो रहा ही नहीं, तो या तो यूएस ओनली सोल पावर हो जाती या बहुत सारी कंट्रीज हो जाती तो एक मल्टी पावर सिस्टम हो जाता, या तो यूनिपोलर हो जाता। पहले तो बाइपोलैरिटी थी ना, यूएस यूएसएसआर दो थे, या तो फिर यूएस सिर्फ डोमिनेट करती, यूनिपोलर हो जाता, या तो मल्टीपोलर हो जाता, सब कंट्रीज इक्वल पावर रखती। देखो इसमें यही लिखा है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991 लेफ्ट ओपन टू पॉसिबिलिटीज, या तो रिमेनिंग सुपर पावर डोमिनेट करेंगी, रिमेनिंग सुपर पावर कौन सी? सिर्फ यूएस, या तो सिर्फ यूएस डोमिनेट करेगी एंड क्रिएट अ यूनिपोलर, अभी बताया, और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ग्रुप्स कुड बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, और जो कंट्रीज थी वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स बन जाती इन इंटरनेशनल सिस्टम, thereby bringing in मल्टीपोलर सिस्टम। मैंने अभी बताया आपको, यही लिखा है, वेयर नो वन पावर को डोमिनेट। सिर्फ ये नहीं होगा फिर यूएस है, जो पावर है सिर्फ यूएस की है। ये देखो ये यूएस हेजेमनी जो चैप्टर 3 है यही तो है, इसके कुछ ये तो डिलीट हो गया है वैसे, बट यूएस हेजेमनी मतलब यही है, हेजेमनी मीन्स डोमिनेंस ऑफ वन ओवर द अदर, वन कंट्री ओवर द अदर, इसका मतलब यही होता है। एज इट टर्न्ड आउट द यूएस बिकेम द सोल पावर। क्या हुआ? यूएस सोल पावर बन गई सिर्फ, ठीक है, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब यूएस ने पता है क्या प्रूव किया? टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप किसी भी एस्पेक्ट में देखो, सोशली, एवरीथिंग इफ यू सी, पता है यूएस ना बहुत लीड में रहा। मतलब उसने टेक्नोलॉजिकली भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्म्स रेस, हर चीज़ में वो आगे था यार, ईस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा आगे था। तो उसने पता है क्या प्रूव किया? दैट इट केम आउट एज द डोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम उसी का ही रहा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पता है क्या बात हुई है? जो वर्ल्ड बैंक पता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब लोन्स देते हैं कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को भी देते हैं, और जब ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी नीड होती है ना तो उनको भी लोन देते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज़। अब यही तो एडवाइस करेंगे कहाँ कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ये लोग मॉनेटरी सपोर्ट भी देते थे। तो इसमें सिर्फ यही लिखा है, लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। ये सब चाहते थे कि कैपिटलिस्टिक कंट्री बन जाए, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग एक अच्छा मोटिव हो। Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. ये चाहते थे कि जो एक political life होती है ना, वो democracy best है, सबको बात करने तो मिलेगा, सब अपने organize तो कर सकते हैं, कोई political party form कर सकते हैं, जैसा वो लोग चाहते हैं, कम से कम वैसे रह तो सकते हैं, private earnings भी कर सकते हैं, बस यही फ़र्क था, ठीक है। The end of the Soviet bloc here is Soviet Union, USSR, meant the emergence of many new countries. Of course, 14+1 कंट्रीज, ठीक है, 1 यहाँ पे रशिया सबसे बड़ी जो थी, 15 में कितनी सारी थी यार, हमने पढ़ा तो था। यहाँ पता है कौन सी कंट्रीज की बात करें? एस्टोनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, व्हाट वाज दैट, कजाकिस्तान के बाद कौन थी? किर्गिस्तान थी, उज़्बेकिस्तान थी। आपको ये सब कंट्रीज पता है ना? कुछ यूरोपियन साइड थी, कुछ नीचे थी, जो जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोलते थे। तो ये इन्हीं 15 कंट्रीज की बात कर रहा है, ठीक है। अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब कंट्रीज, ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस। सबके अपने अपने कल्चरल अफेयर्स थे, सबके अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी। कुछ कंट्रीज कुछ चाहती थी तो कुछ कंट्रीज कुछ चाहती थी। वो यार फोर्स्ड थे टू लिव अंडर यूएसएसआर। इस केस में अब जब लिबरेट वो हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तब उनको अपना जैसे तुम रह सकते हो वैसे रहो, ये सब सीन बन गया था। एंड सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक कंट्रीज एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। देखो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स मैंने तुम्हें बताया था ना, ईस्ट यूरोपियन, देखो जैसे ये रशिया है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज थी ना, हमने पढ़ा था बेलारूस, एस्टोनिया वगैरह जो यहाँ पे थी, दीज वर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड सम ऑफ देम वर बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज पता है, यहाँ पे एक बाल्टिक सी होती है, उनको फॉर्म करती हुई होती हैं जो कंट्रीज, उनको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। एंड सम वांटेड टू जॉइन द नाटो, ईयू। पता है इन लोगों ने नाटो ज्वाइन कर लिया था लिबरेशन के बाद, मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद इन लोगों ने नाटो ज्वाइन कर लिया। नाटो याद है ना, जो यूएस का ऑर्गेनाइजेशन था 1949 में, ईयू ज्वाइन कर लिया।
सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये लोग चाहते जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये लोग अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठा के ना ये क्या करना चाहते थे, कंटिन्यू टू क्लोज टाइज विद रशिया। मैंने बताया ये बहुत, देखो रिच तो थे नहीं, गरीब थे, तो ये चाहते थे रशिया में अपने पास रखे, हमसे दूर मत जाए, समझ रहे हो? क्योंकि वो लोग चाहते थे यार हमारी हेल्प कौन करेगा, हम लोग कमाएंगे दवाएंगे कैसे, हम लोग तो यार बहुत बैकवर्ड हैं, हम बहुत पुअर है। तो बस ये सारी बात थी। एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश टाइज विद वेस्ट, वेस्ट के साथ भी टाइज, यूएस, चाइना, अदर्स। ये लोग ना अपने मतलब ये ऐसी जगह थे कि यूएस, चाइना सब आसपास थे, तो ये उनसे भी टाइज बनाना चाहते थे। यहाँ पे इंडिया भी था, हमने देखा है ना मैप, आपको ध्यान आ रहा है? Thus the international system saw many players emerge, each with its own identity. अपनी आइडेंटिटी होगी, किसी का कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हाउएवर डिफिकल्ट, जो भी डिफिकल्टीज इन लोगों ने फेस करी है वो फेस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें एक इंडिपेंडेंस सॉर्ट ऑफ मिल गई है। दे कैन नाउ लिव एज अ सेपरेट कंट्री, दे डोंट हैव टू बी अंडर यूएसएसआर। उनको उनकी पॉलिसीज अब नहीं फॉलो करनी है, ठीक है? इट इज़ दैट दोज इशूज दैट वी नाउ टर्न। अब ये सारे इशूज सारे वापस से ठीक हो गए थे। दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ये याद रखना, अगर समझ लिया ना अच्छे से तो यू कैन फ्रेम द आंसर वेरी वेल। ओके ओके, सो आई विल एंड दिस हियर ओनली। दिस इज लिटिल बिट बिगर चैप्टर, हम और ज़्यादा कवर करेंगे, थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, बट इन माई अपकमिंग वीडियोज़ आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, सो यू जस्ट लर्न इट जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। देखो जब तुम देख रहे हो ना क्या थोड़ा सा पीछे हुआ, अब क्या है, तो ये ना तुम्हें दिमाग में रह जाएगा, ठीक है? तो साथ साथ लर्न करते जाओ। आई विल प्रोवाइड यू विद नोट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है लिंक, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? उसके अंदर 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क, 1 मार्क, 4 मार्क सब क्वेश्चन है, नॉट 3 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क एज वेल एज 4, 6 मार्क सब क्वेश्चन है। इफ यू जस्ट गो एंड सी द नोट्स एंड उसके क्विजेज ऑल्सो, and I'll see you guys in the next video. Till then, keep watching, take care, don't forget to like, subscribe, share and comment your suggestions, feedback, any query that you have. Thank you, bye bye, take care.